नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 19 अगस्त 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज असम ट्रिब्यून के फ्रंट पेज में अगर देख लोगे, एक पिक्चर दिया हुआ है जहां पे बतलाया गया है दैट देवधानी फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया है कामाख्या टेम्पल पे। देवधानी फेस्टिवल के बारे में अगर बात करें, इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कामाख्या टेम्पल में। और यह इसमें वर्शिप किनको किया जाता है? सर्पेंट गॉडेस माँ मनसा को वर्शिप किया जाता है, राइट नाउ। कब ये सेलिब्रेट किया जाता है स्पेसिफिकली? वैसे तो कल किया गया था, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए दैट जब असमीज मंथ ऑफ सावन एंड होता है और भादो मंथ स्टार्ट होता है, तो वही इसी ट्रांजिशन पीरियड में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है ना, कुछ लोग हैं जिनको कहा जाता है देवदास, ठीक है। सो दे पोजेस लाइक स्पिरिट, राइट। ये जो है आत्मा के तहत काइंड ऑफ दे एक्ट एज दैट। एंड ये लोग जो अपने शरीर में पहनते हैं ना, जो कॉस्ट्यूम इनका रहता है, वो कॉस्ट्यूम पता है किसका रहता है? ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, डिफरेंट फूल के माला दिए हुए रहता है। और ये फूल के माला लाते कौन है? जी हाँ, वहाँ पर जो डिवोटीज आते हैं ना, वही इनको ऑफर करते हैं। और यही फूल के माला जो बेसिकली इनके द्वारा पहना जाता है, उसके बाद बेसिकली ये वर्शिप की जाती है एंड सेलिब्रेट की जाती है देवधानी फेस्टिवल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग असम ट्रिब्यून का एक मेन पेपर में अगर एडिटोरियल सेक्शन में देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आफ्सपा के विथड्रॉल के बारे में बोला गया था। एक्चुअली सीएम श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के दौरान बोला था उन्होंने दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ बाय 2023, आफ्सपा को शायद आसाम से रिमूव कर दिया जाए ऑल टुगेदर। तो क्या सवाल होता है, आफ्सपा क्या 100% रिमूव नहीं है आसाम में? नहीं, ये नहीं रिमूव्ड है। अच्छा, आफ्सपा को कब इम्पोज किया गया था? 1990 में बेसिकली आसाम में ये इम्पोज किया गया था। और अभी बोला जा रहा है दैट इतना पॉजिटिविटी क्यों दिख रही है, आफ्सपा को क्यों बोला जा रहा है दैट हटा दिया जाएगा बाय 2023? क्योंकि ओवरऑल अगर आसाम का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट 3 साल में ही अगर देख लीजिए, जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप है उनके साथ तो 4 पीस अकॉर्ड्स ऑलरेडी साइन किए गए हैं। और ULFA उल्फा के साथ गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कीन है दैट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जिससे उनको निगोशिएशन टेबल में लाया जा सके और ओवरऑल आसाम से पूरी मिलिटेंसी को 100% ख़त्म किया जा सके, जिससे आफ्सपा भी जो है उसको भी विड्रॉ किया जा सके, राइट। तो जब मैंने पहले आपको बोला दैट आफ्सपा इससे विड्रॉ किया जाएगा, तो क्यों किया जाएगा भाई? क्या आफ्सपा कोई गलत चीज़ है? या देखो, एक्चुअली आफ्सपा के बारे में अगर बात करें, देखो आफ्सपा एक ऐसा एक्ट है जो क्या इनैक्ट किया गया था 1958 में, और इसके थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स और इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है आर्म फोर्सेस को। यूजुअली आर्म फोर्सेस का इतना पावर नहीं है दैट आपके घर में जाके वो आपको गोली मार दे, है ना। इनफैक्ट आर्म फोर्स को बिल्कुल ही ये पावर नहीं है, राइट। बट आफ्सपा के तहत कुछ पावर्स हैं जो नॉर्मल एरियाज से ज़्यादा होते हैं। जैसे नॉर्मल एरियाज में ऑफ कोर्स बिना वारंट के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी के घर में आप सर्च कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। बट आफ्सपा के अंडर क्या होता है ना, दैट अगर मिलिट्री जो डिप्लॉयड है वहाँ पर, अगर उनको शक हो गया ना दैट यहाँ पर कुछ ओल झलोल हो रहा है, तो वो वहाँ पर जाकर सर्च वर्च मार सकती है बिना कोई वारंट के, समझ रहे हो। इसीलिए तो बोला गया ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जाती है आर्म फोर्सेस को इन बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरियाज। एंड ये एक्ट तब फोर्स में आया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अ डिकेड अगो, राइट। डिकेड अगो देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ही ज़्यादा अगर देख लीजिएगा इंसर्जेंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए कहीं ना कहीं आफ्सपा लॉन्च हुआ था, राइट। एंड इनफैक्ट अगर इसका ओरिजिन देख लीजिएगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा भी ये एक्ट को ओरिजिनल फॉर्म में प्रोमलगेट किया गया था। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर जो है तब के जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिसाइड किया था दैट हाँ, ये जो एक्ट है वो चलते रहना चाहिए, है ना। और फाइनली एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, और जो कि बाद में एक्ट में कन्वर्ट हुआ इन द ईयर 1958, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। द हिंदू का ये न्यूज़ नहीं लगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संचार साथी पोर्टल के रिलेटेड, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इंट्रोड्यूस किया है ये पोर्टल। ये पोर्टल का फ़ायदा पता है क्या होगा? इस पोर्टल में अगर जाओगे ना, आपके जो यूजुअली बहुत समय आपको फ़ोन कॉल आता है ना, बोलता है दैट हाँ ये OTP दीजिए और आपका बैंक के अकाउंट से पैसा निकल जाता है, ठीक है। वो पता है कौन करते हैं? उनको डर क्यों नहीं होता? आप उनको बोलोगे दैट, आपको पकड़ भी लोगे ना, क्यों भाई ये सब चोरी चमारी क्यों कर रहे हो, दूसरे का पैसा क्यों खा रहे हो? वो लोग बोले जो करना तेरे को कर ले। क्यों वो बोल पा रहा है पता है? क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे सिम कार्ड्स हैं जो कि अनऑथेंटिकेट मैनर में उनके पास है। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को भी उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जितने भी सारे फ्रॉड्स होते हैं ना, साइबर फ्रॉड्स, राइट, जो क्या फ़ोन के कॉल के थ्रू होता है, उनको रोकना है, और इसीलिए इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना है, वैसे इंडिविजुअल्स जिनके पास 9 मोबाइल कनेक्शन से ज़्यादा अगर है तो। हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, हम लोग के पास मैक्सिमम एक तो होता ही है, मतलब मैक्सिमम अगर हो तो 2 होता है, उससे ज़्यादा नहीं देखोगे, राइट। बट ये जो चोरी चमारी करने वाले लोग हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा ये सिम कार्ड रखते हैं, क्योंकि सिम कार्ड से ही बेसिकली वो लोग करते हैं, राइट। सो ओवरऑल ये पोर्टल जो डेवलप किया गया, इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है, इट नाउ रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन ऑफ सिम कार्ड डीलर्स, जिससे रिड्यूस किया जा सके ये जितने भी सारे फ्रॉडलेंट मोबाइल कनेक्शंस है। और इसके तहत अराउंड 67,000 जो सिम डीलर्स हैं उनको ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा पाया गया है दैट यस दे वर इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ साइबर फ्रॉड स्कीम्स, राइट। एंड अगर पकड़ा गया तो इट कुड फेस, मतलब जो भी सिम डीलर्स अगर पकड़े गए फ्रॉडिंग एक्टिविटीज़ करते हुए, तो 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, मिनामाटा कन्वेंशन के रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग अभी मना रहे हैं 6th एनिवर्सरी ऑफ दिस कन्वेंशन ऑफ मिनामाटा, जिसको हम लोग मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी भी बोल रहे हैं। और ये अनडाउटेडली एक ग्लोबली सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट था, जिसका एम था टू सेफगार्ड पीपल एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी एक्सपोजर। सो यह एक ग्लोबल ट्रीटी है जो क्या प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी, और साथ ही साथ मर्क्यूरी के बेसिकली वेरियस जो कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए भी, ठीक है। इट वॉज एग्रीड एट द 5th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन कमिटी इन जेनेवा। मतलब 5th सेशन जो है, जो कि 2013 में स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया था, वहीं पर एग्री किया गया था दैट यस ये कन्वेंशन लाया जाएगा, और फाइनली 2017 को ये कन्वेंशन हैज़ इंटर्ड इनटू फोर्स। इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव था? मेन ऑब्जेक्टिव यही था दैट मर्क्यूरी का जो एंथ्रोपोजेनिक रिलीज होता है ना हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, उसको कैसे रोका जा सके। तो वही ऑब्लिगेशंस था इस कन्वेंशन के अंदर, और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट PIB का ये न्यूज़ लिया गया INS विंध्यागिरी के बारे में। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अटेंड किया था द लॉन्च ऑफ सेरेमनी ऑफ INS विंध्यागिरी, जो कि 6th शिप है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, जो कि इंडियन नेवी का है। वैसे प्रोजेक्ट 17A को बहुत समय हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट इस लॉन्च के साथ कहीं ना कहीं इंडिया का जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ है ना, वो बहुत हद तक इन्हांस हुआ है, पता है। जी हाँ, क्योंकि इस फीट के साथ हम लोगों ने अचीव किया है द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडिया भी बोलते हैं, थ्रू डोमेस्टिक सब बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारे तो देश में ही ये बिल्डिंग हुआ है, आई मीन शिप को बिल्ड अप किया गया, राइट। नाउ ये जो प्रोजेक्ट 17A है, ये कमिटमेंट दिखाती है टू द सेल्फ सफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ शोकेस कर रही है इंडिजिनस इनोवेशंस इन द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट प्रोजेक्ट 17 जो है उसके तहत वेरियस अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च किए जा रहे हैं, एंड ये अल्फा फ्रिगेट्स की इतनी खासियत होती है दैट दे आर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। एक तो काफ़ी ज़्यादा लीथल होती है, राइट, इनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें मशीन गन्स या जो भी है, मतलब गन्स वंस मिसाइल्स जो भी है, बहुत ज़्यादा ये लीथल होती है, और साथ ही साथ राइट स्टेल्थ भी होती है। स्टेल्थ मतलब सामने वाला जो दुश्मन की सिपाही होती है ना, वो उसके रडार के अंडर में ये आना इतना आसान नहीं है, राइट। नाउ प्रोजेक्ट 17A के अंडर इन टोटल 7 शिप्स जो लॉन्च की गई है इंडिया में, वो है INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी,
राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम के रिलेटेड, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दैट कैसे केरला में जो ग्राफीन के टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इनोवेशंस लाया जा सके और साथ ही साथ इसके कमर्शियलाइजेशन को भी प्रमोट किया जा सके। तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखो बेसिकली उसके लिए क्या किया जाएगा ना, उसके लिए ये जो डीप इमर्जिंग ग्राफीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा इस रीजन में प्रमोट किया जाएगा, पहली बात तो। दूसरा, जितने सारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है या फिर स्टार्टअप्स है जो कि इस ग्राफीन टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट, उनको गाइड किया जाएगा, उनको डेवलप मतलब इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट सेक्टर में इसके इम्प्लीमेंटेशन और जो भी सपोर्ट चाहिए सरकार फुल गाइड करेगी, फुल सपोर्ट करेगी और मेक श्योर करेगी दैट इस टेक्नोलॉजी को कैसे स्केल में अडॉप्ट किया जा सके, राइट। और इसके लिए पता है एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी को भी सेटअप किया जाएगा और उसका नाम क्या होगा? इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। जो काम क्या करेगी? ये जो गैप एग्जिस्ट करता है ना बिटवीन द रिसर्च एंड कमर्शियलाइजेशन, उस गैप को पूरा करेगी। क्योंकि सोचो आपका एक स्टार्टअप है, ठीक, आपको रिसर्च चाहिए, आप रिसर्च कैसे करोगे, राइट। तो ये इन सेंटर्स में रिसर्चेस ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंडर रिसर्च होगी, तो वो रिसर्च का डेटा अगर आपको मिल जाए तो अच्छा होगा ना जी। तो वही तो बोला जा रहा है ना दैट ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी करेगी क्या? आपका अगर कंपनी होगा तो आप इसको इस नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी से आपको बात करनी पड़ेगी और यही नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी? आपको इवेंचुअली मेक श्योर करेगी दैट कैसे आप सारे डेटास को पा सको, राइट। नाउ ये जो प्रोग्राम है ये फोकस करता है ऑन इमर्जिंग ग्राफीन टेक्नोलॉजी और एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट ये इंडिया को पोजीशन करेगा एज अ लीडर इन द ग्लोबल न्यू मटेरियल्स मार्केट। ग्राफीन के बारे में अगर बात करें, ये एक सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम है जो क्या दुनिया का थिनेस्ट, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। यस, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इलास्टिसिटी है हाई है, इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है। इनफैक्ट ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से भी बढ़िया तरीके से कर सकता है ये ग्राफीन, राइट। सो इसीलिए ग्राफीन वॉज देयर वेरी मच इन न्यूज़। एनीवेज गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।